सबसे पहले मैं एक धारणा कवि के बारे में जो धारणाएं हैं, मुझे मालूम नहीं शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि शास्त्र में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैंने बजरंग भाई की तरह शास्त्र ठीक से पढ़ा नहीं है। लेकिन शास्त्र में कवि के बारे में जो धारणाएं होंगी, और 20वीं शताब्दी के भारतीय समाज में और हिंदी समाज में जो कवि की धारणा है, जैसे कि एक धारणा बनती है रोमांटिक कवियों को, छायावादी कवियों को देखकर, जो अपने पहनावे से, अपने बनक से, पोशाक से, अपने आचरण से कवि दिखते हैं। किसी भी धारणा से आप चलिए तो कवि एक भिन्न और विशिष्ट व्यक्ति होता है, और उसकी समाज से भिन्नता, उसकी विशिष्टता, उसकी अद्वितीयता हमेशा रेखांकित की जाती है। समाज में रहकर भी वो समाज से पृथक कोई व्यक्ति है कवि। लेकिन 20वीं शताब्दी के इस आंदोलन की तरफ जब हम जाते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर प्रगतिशील आंदोलन कहते हैं, तो हमें कवि की एक भिन्न धारणा मिलती है। यहां कवि समाज से भिन्न पृथक कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो समाज में इतना घुला मिला, उसका इतना भीतरी सदस्य है कि समाज के शेष लोगों और उसके बीच में कोई अंतर कर पाना, उसके आचरण से, उसकी बोली बानी से, उसके बात व्यवहार से कठिन होता जाता है। जिन्होंने नागार्जुन को देखा है, जिन्होंने शमशेर को देखा है, जिन्होंने मुक्तिबोध को देखा है, जिन्होंने त्रिलोचन को देखा है, वो ये बात दावे से, ताकत से कह सकते हैं कि कवि समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, उसी का सदस्य है, उसका भीतरी सदस्य है। इसलिए समाज और कवि के बीच कोई रेखा, उसे अलगाने वाली कोई रेखा, उसकी प्रतिभा की, उसकी कल्पनाशीलता की, जो उसके दिमाग में है वो तो होगी, क्योंकि उसी से वो कवि बना है। लेकिन सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में कवि कोई भिन्न व्यक्ति नहीं रह जाएगा। आप महेश कटारे जी को देखिए, इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये हिंदी के कहानीकार हैं, जिन्हें इस बात का एहसास ना हो कि हिंदी में ऐसे लेखक होते हैं जो गांव के ठेठ किसान की तरह दिखते हैं। त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शील और तमाम ऐसे दूसरे कवि सबसे पहले इसलिए आधुनिक जगत में एक नई चीज कायम करते हैं क्योंकि वो समाज से अपनी संलग्नता इतनी गहरी, इतनी आंतरिक और इतनी आत्मामय रखते हैं कि उसे समाज से अलगाना कठिन हो जाता है। ये एक उपलब्धि है प्रगतिशील आंदोलन की, जिसमें त्रिलोचन है। वही बरवे जिससे कोट किया बजरंग जी ने, तुलसी मोहम्मद, दाऊद मोहम्मद तुलसी के हमदास, उसी अमोला में एक दूसरा बरवे है, रचना देखत बिसरई रचनाकार, तब रचना कर रूप होई उजियार। रचना को देखकर रचनाकार भूल जाए कि कौन है। आप देखिए कि पूरा का पूरा आधुनिक शास्त्र
कविता का। अब पूरी की पूरी आधुनिक हिंदी आलोचना जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है वो जोर है विशिष्टता पर। चाहे वो आधुनिकतावादी काव्यशास्त्र है, कथाशास्त्र, आखिर परिंदे नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी की किताब क्यों है नामवर सिंह की आलोचना में? क्योंकि वो बाकी की कहानी से, वो कहानी जो प्रेमचंद और यशपाल की परंपरा की कहानी है, उससे भिन्न और विशिष्ट कहानी है बनक में। जहां आधुनिक काव्यशास्त्र, आधुनिक आलोचना, यहां तक कि प्रगतिशील आलोचना भी विशिष्टता पर इतना अधिक जोर देता हो कि रचना पढ़ते हुए रचनाकार छविमान हो, वहां त्रिलोचन कहते हैं रचना देखत बिसरई रचनाकार। आप भूल जाए कि किसकी लिखी हुई है। ये संविलियन, ये खो जाना, ये मिट जाना, आस्वाद के वक्त रचनाकार का मिट जाना और सिर्फ रचना का ही चमकते रहना, ये कैसे संभव है? ये कहां संभव है? बिसरई रचनाकार, ये तो वहीं संभव है जैसा कि निर्गुण धारा में कबीर के नाम पर ऐसे हजारों पद चलेंगे जो कबीर के नहीं होंगे, क्योंकि जो लिखने वाला है, जो कहने वाला है, उसको ये लालसा ही नहीं है कि उसका नाम हो, तो वो बात अपनी कहेगा लेकिन उसमें मोहर लगा देगा कबीर की और कह देगा और कबीर के नाम से चल पड़ेगा। बिसरई रचनाकार, भूल जाएगा अपने आप को। तो मैंने जो बात कही कि रचनाकार की अभिन्नता समाज से, और समाज में उसका इतना अधिक आत्मा में अंतःप्रवेश कि रचनाकार को भूल जाए, सिर्फ रचना याद रहे, यह शायद प्रगतिशील काव्यधारा के कवियों का लक्ष्य है। इसलिए यह दूसरी उपलब्धि है कि प्रगतिशील कवि, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, अभी सिर्फ त्रिलोचन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रगतिशील कवि रचना करे तो वो एक समाज का, समुदाय का, एक आंदोलन का ऐसा हिस्सा हो जिसके लिए उसकी मोहर की, नाम की मोहर की जरूरत न रह जाए, उसकी भिन्नता का लोप हो जाए, विशिष्टता का लोप हो जाए, यहां तक चला जाए कवि जहां उसे अपनी रचना से ही उस तरह का मोह न रहे, विशिष्टता का कोई मोह न रहे। और ये कविता बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये परंपरा में इसकी कोई बहुत ताकतवर धारा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि निर्गुणियों के यहां आपको बहुत सारा ऐसा साहित्य मिलेगा जिसमें नाम नहीं है, बिसरई रचनाकार है, रचनाकार भूल जाता है। एक दूसरे में इतनी ओवरलैपिंग है कि आप एक निर्गुण कवि को पढ़िए और दूसरे निर्गुण कवि को पढ़िए तो ठीक उसी तरह के विचार, लगभग वैसी ही भाषा और उसी तरह की बोली बानी में आपको दूसरे के यहां भी मिल जाते हैं। जितने भी संकलन है, जितने भी उस एक ही शैली में वो लिखते हैं, साखी सबद की शैली उनके यहां लगभग सब उसको फॉलो करते हैं, कबीर से लेकर और 19वीं शताब्दी तक, जगजीवन साहेब तक, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये कविता बनाना, ये कविता तब बनती है जब उस कविता के साथ एक भाषा भी बन रही हो। एक वो भाषा है जिसे प्रगतिशील आंदोलन से पहले छायावाद ने बनाया है, और ये इतना आसान नहीं कि जो भाषा बनाई जा चुकी है, जो ताकतवर और डोमिनेटिंग व्यवहार है भाषा का हिंदी का, वो क्या है? हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये भाषा है हिंदी। देवी मां सहचरी प्राण, ये हिंदी है। कामायनी की हिंदी, तुलसीदास
निराला की कविता, तुलसीदास की हिंदी, राम की शक्ति, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर अमर अपराजेय रह लिखा रह गया, राम रावण का अपराजेय समर। और फिर आप पढ़िए, ये हिंदी है, एक ऐसी हिंदी के समानांतर जो बहुत ही विशिष्ट और जनता से विच्छिन्न हिंदी है। 19वीं शताब्दी का नागरी आंदोलन और भाषा आंदोलन कविता की भाषा को वहां ले गया है जहां कविता की भाषा साधारण जनता की भाषा से इतनी अधिक दूर चली गई है। तब यह कैसे होगा कि रचनाकार तो समाज से अभिन्न हो और दिखे किसान। नागार्जुन अपनी बोली बानी से, नागार्जुन अपने कपड़े लत्ते से तो दिखे समाज के, लेकिन भाषा बिल्कुल विच्छिन्न रहे छायावाद की परंपरा में। यह तो द्वैत संभव नहीं है। वो निराला जो त्रिलोचन की आंखों में है, एक सोनेट में लिखा, आंखों में रहे निराला, उस निराला का यह छोड़ देना है। ये भाषा से इतनी जो दूरी है, जनता की भाषा से जो दूरी है। आप जानते हैं कि उत्तरवर्ती निराला ने यह संघर्ष किया हिंदी के लिए कि उन्होंने वो छायावाद की सभी प्रचलित जो भाषा धाराएं थी उन सबको तोड़ दिया। पंत जिसमें लिखते थे, महादेवी जिसमें लिखती थी, जिसमें खुद निराला के यहाँ भाषा के जो अनेक स्तर थे और प्रसाद के यहाँ, उन सबको तोड़ दिया निराला ने और एक बिल्कुल नई भाषा में लिखा, जिसमें उन्होंने राजे ने फिर रखवाली की कविता लिखी, महंगू महंगा रहा लिखा, मास्को डायलॉग्स कविता लिखी, कुकुरमुत्ता लिखी, बनबेला लिखी, स्फटिक शिला लिखी, वो पूरा का पूरा दौर। और ये भाषा बनाना आसान नहीं था जहां कवि भाषा के स्तर पर भी अपने समाज से अविच्छिन्न अलग न दिखे, उसी में समाहित, इसलिए उसकी भाषा भी उस भाषा से मिलती जुलती भाषा रहे। इसीलिए त्रिलोचन ने कहा कि हिंदी की कविता बैठे ठाले लोगों की कविता नहीं है, आराम तलब लोगों की कविता नहीं है। हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था और जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया कलमश को धोने के में, समाज के नहीं काम करने में घिन की कभी किसी दिन में सतरंगी आभा विभव भूति की नहीं मिलेगी, जन जीवन के चित्र मिलेंगे, घर के वन के सबके मन के भाव मिलेंगे, बोए हुए खेत में डाभा जैसे एक साथ आता है, कुछ ऐसे ही वातावरण एक से भावों में छा जाता है, फिर प्राणों में एकत्व दिखाता, नेह उमड़ आए तो दूर कहाँ है नेही, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभावमय, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं जागे स्वभाव में। ये पूरा का पूरा संघर्ष हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था और जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया कलमश को धोने में, समाज के नहीं काम करने में घिनकी कभी किसी दिन। वो समाज जो सारा का सारा समाज हमारा, जनपद हमारा अभावमय समाज हम है, जनपद हमारा अभावमय जनपद है, वो रूढ़ियों से ग्रस्त है, क्योंकि ठीक ठीक वो मध्यकाल के संतों की चेतना भी उसने प्राप्त नहीं की है, अधिग्रहित नहीं की है, और ठीक ठीक वो आधुनिक स्वतंत्रता समानता के लक्ष्य, न्याय और बंधुत्व के लक्ष्य को भी ठीक ठीक पा नहीं सका है। ये जो समाज अभावमय है, जो निर्धन है, गरीब है,
जो हजार रूढ़ियों से ग्रस्त है, जिसकी सामाजिक संरचना इतनी गहरी ऊंच नीच से तप्त है, उस समाज का कवि बैठा हुआ आराम करता हुआ कवि नहीं हो सकता। इसलिए त्रिलोचन ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि 90 बरस का जीवन, 2007 में उनकी मृत्यु हुई। लगभग जीवन के किसी मौके पर थोड़े से वक्त को छोड़कर वो कभी भी आर्थिक दृष्टि से इतने संपन्न नहीं रहे कि आराम से जीवन जी सकें। जिस समाज में कविता बैठे ठाले का काम समझी जाती हो, जिस समाज में कविता लिखने के लिए सिक्के मिलते हों, जिस समाज में कविता लिखने के लिए राजाश्रय और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की फोर्ड फाउंडेशन की लंबी लंबी ग्रांटें हों, जहां कविता लिखने के लिए प्रशस्ति लिखने पर पद्मश्रियां हों, उस समाज में एक कवि जिसे कुछ नहीं मिला, खुद उसके कवियों ने, उसके आलोचकों ने उसकी घनघोर उपेक्षा की। इस बात पर बात किए बगैर त्रिलोचन पर बात नहीं हो सकती है कि प्रगतिशील आलोचना ने त्रिलोचन के साथ पहले 25-30 वर्षों में क्या किया। धरती के प्रकाशन के पहले 30 वर्षों में 45 से 75 तक कहां थे त्रिलोचन? कौन लिख रहा था त्रिलोचन पर? बाद में चलकर रामविलास शर्मा ने लिखा त्रिलोचन पर, और त्रिलोचन और नागार्जुन का इस्तेमाल किया मुक्तिबोध पर हमला करने के लिए। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में त्रिलोचन के कंधे पर रखकर, नागार्जुन के कंधे पर रखकर, शमशेर के कंधे पर रखकर, केदार के कंधे पर रखकर उन्होंने मुक्तिबोध पर बंदूक चलाई। मैं इसी क्रूर भाषा में कहना चाहता हूं। लेकिन त्रिलोचन पर लिखा किसने? धरती की एकमात्र समीक्षा जो इतिहास में दर्ज है, वो किसने लिखी? ये उसी मुक्तिबोध ने लिखी, जिसको त्रिलोचन के कुछ अनन्य भक्त समर्थकों ने एक द्वैत खड़ा करके कोशिश की कि नागार्जुन त्रिलोचन केदार बनाम मुक्तिबोध हो। प्रगतिशील कवियों की नई लिस्ट निकली है। कौन निकाल रहा था ये लिस्ट? बात करनी होगी प्रगतिशील लेखक संघ में। कौन निकाल रहा था ये प्रगतिशील कवियों की लिस्ट? किस पत्रिका में, किस अखबार में छपी थी ये लिस्ट, जिसके बारे में त्रिलोचन ने सोनेट में कहा, सोनेट में लिखा कि शुद्ध पत्र भी निकला है, उसमें भी तुम्हारा नाम नहीं है। एक कविता में बहुत दंश से, दुख से कहा कि मैं कभी किसी का प्रिय कवि नहीं रहा। तो ऐसा एक जो कवि था, जो जिसकी कविता की काठी बिल्कुल भिन्न है। उसकी कविता की काठी नागार्जुन से नहीं मिलती। नागार्जुन की कविता में जो तलखी है, जो तेज है, जो आक्रामकता है, जो किसी भी बात को बेहद सपाट और बेहद तीखे अंदाज में सीधे हमलावर तरीके से कहने की जो क्षमता नागार्जुन में है, जो गुर उन्होंने अपनी कविता में विकसित किया है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जनकवि हूं, क्यों हकलाऊं, उनका स्वर हकलाता हुआ नहीं है, उन्होंने वो विकसित किया। ऐसा स्वर तो त्रिलोचन का नहीं है। प्रगतिशील कवियों की लिस्ट में त्रिलोचन का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिलोचन की कविता में वैसी राजनैतिक चेतना जो सतह पर तैरती हुई है नहीं मिलती है। त्रिलोचन ने लगभग कभी भी अपने जीवन काल में ठेठ राजनैतिक विषयों पर नहीं लिखा है। किसी भी हिंदुस्तान की बड़ी घटना, हिंदी क्षेत्र की बड़ी घटना पर, नागार्जुन तो छोटी छोटी घटनाओं पर लिखते थे। पटना कॉलेज में प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों को पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर भी लिखते हैं नागार्जुन।
और मायावती का पहला उभार आया है तो मायावती पर भी कविता लिखते हैं नागार्जुन। उनकी जीवन की आखिरी कविता मायावती पर है नागार्जुन की। ऐसा तो त्रिलोचन नहीं करती। केदारनाथ अग्रवाल की तरह मुखर राजनैतिकता और मुखर लोकबद्धता भी उनकी कविता में नहीं है। अमोला को छोड़ दें आप, जो ठेठ अवधि में लिखा गया है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो दाऊद, मोहम्मद और तुलसी की परंपरा में होगा। लेकिन अमोला से बाहर का जो उनका काव्य संसार है, उसमें उनकी जनपदीयता उस तरह सुसंगत और सतह पर तैरती हुई, साफ दिखती हुई जनपदीयता या लोकबद्धता नहीं है जैसी केदारनाथ अग्रवाल के यहां। तो ये जो काठी है त्रिलोचन की, कविता की काया है त्रिलोचन की, उनकी कविता में मुक्तिबोध की कविता की तरह गहन उद्वेग और आवेग, गहन वैचारिकता और एक बहुत उद्वेलित बेचैन मन नहीं है। वर्ग का सवाल यदि प्रगतिशील कविता में कहीं केंद्रीय सवाल है, जिसके मैं और तुम के बगैर जहां कोई गुत्थी नहीं सुलझती जीवन की, ऐसा कवि मुक्तिबोध ऐसी वर्ग सुसंबद्ध, सुसंगत, साफ सुथरी वर्ग दृष्टि भी त्रिलोचन के यहां नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिनको साफ देखने की आदत है उनके लिए मैं कह रहा हूं, नहीं है। तो फिर क्या है त्रिलोचन की काठी में जो इन बड़े चार कवियों के साथ, मुक्तिबोध, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन के साथ त्रिलोचन महत्वपूर्ण कवि क्यों है? इसलिए उनकी ये जो विशिष्टता है, उनकी काव्य काया की, कवि काया की, कविता काया की जो विशिष्टता और अद्वितीयता है, उसे चिन्हने में, उसे पहचानने में प्रगतिशील लोगों को वक्त लगा है। इसीलिए शुरू में वो लिस्ट में नहीं है। जहां केदारनाथ अग्रवाल जरूरत थे आंदोलन की, आग लगे इस राम राज में, हमका न मारो नजरिया, जहां नागार्जुन आंदोलन की जरूरत थे, वहां त्रिलोचन लिस्ट में नहीं है। लेकिन समय बदलता है और त्रिलोचन अचानक महत्वपूर्ण हो उठते हैं। 75 के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि त्रिलोचन को कवि के रूप में इतनी भारी मान्यता और इतना, उनके सारे के सारे कविता संग्रह 80 से 87 के बीच में छपे हैं, 10 संग्रह। पहले तो 3 ही संग्रह थे, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। उसके बाद के सारे संग्रह 7-8 सालों के अंदर छपे हैं। ऐसा क्या हुआ है? ये एक कविता का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में एक सवाल की तरह आता है। वो कवि जिसकी कविता की काया बेहद मंथर, धीमी है, जिसकी कविता में एक सपाट, अनलंकृत, अलंकारहीन, मंथर, गतिहीन वर्णनात्मकता है, माने जिसको पढ़कर अफसोस होता है कि इसे कवि नगई मेहरा, भुरई केवट, चित्रा जाम्बोरकर, जीवन का एक लघु प्रसंग, ये सब कविताएं कविता क्यों है, ये समझने में जान निकल जाती है। किस तर्क से ये कविताएं हैं? और ये वो कविताएं हैं जिस पर बड़े बड़े कवि मुग्ध हैं। सोमदत्त मुग्ध हैं। वो एक आलेख लिखते हैं जिसका शीर्षक है जबकि वे हमारे लोरका हो सकते थे। लोरका, ये इतनी मंथर, इतनी सपाट, इतनी सीधी, गतिहीन, गति और वाली वर्णनात्मकता के कवि हैं त्रिलोचन। वो अचानक 75 के बाद क्यों उन पर ध्यान जाता है?
आप देखेंगे प्रगतिशील आंदोलन में मुक्तिबोध और उनकी बाद की पीढ़ी के कवियों का ध्यान नहीं गया है त्रिलोचन पर, अपने पूर्वज कवि के रूप में। दिगंत और धरती के बाद उनके सबसे महत्वपूर्ण कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन का संपादन उस समय के युवा कवि ने किया है, जिसका नाम राजेश जोशी है। इसका अर्थ है कि कविता की दुनिया में 75 के बाद कुछ बदल रहा है, जिसके कारण त्रिलोचन केंद्र में आ रहे हैं। नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध और केदारनाथ अग्रवाल के साथ, और कवियों का ध्यान जा रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक मुखर राजनैतिकता की कवि, राजनैतिक मुहावरों वाली कविता और बहुत अधिक मुखर राजनीति, दोनों ही समाज में अप्रासंगिक होने की तरफ बढ़ रही हैं। नक्सलबाड़ी 75-76 तक आते आते अपने सभी अंतर विरोधों के साथ भारतीय राजनीति और वामपंथी राजनीति पर प्रकट है। और नक्सलबाड़ी के कवि, जो अत्यंत मुखर राजनीतिक चेतना के कवि हैं, वो भी धीरे धीरे भारतीय कविता के और हिंदी कविता के परिदृश्य से हाशिए की तरफ जा रहे हैं। वेणुगोपाल, कुमार विकल, आलोक धनवा और वो पुराने वाले चंद्रकांत देवताले और पुराने वाले लीलाधर जगूड़ी और पुराने वाले ज्ञानेंद्रपति, ये सब के सब कवि इधर की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे कवि उनका स्थान लेने के लिए बढ़ रहे हैं, जिसमें अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश जबलाल, भगवत रावत और नए तरह के चंद्रकांत देवताले और नए तरह के लीलाधर जगूड़ी आ रहे हैं सामने, जिनकी कविता प्रगतिशील कविता को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देती है, एक नई तरह से कविता प्रगतिशीलता को परिभाषित करती है और जीवन के प्रति एक नए तरह का दृष्टिकोण कविता के भीतर आता है। पवन करण की पीढ़ी उसी कविता का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है, उसी का की अगली सीढ़ी है, अगला विकास है। इसलिए जीवन के प्रति एक मोहहीन रवैया और अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाला रवैया नहीं, साधारण वो रवैया कवियों के भीतर आया है, जहां साधारण जीवन के प्रति, जिसको अमुखरता मैं कह रहा हूं, शायद मैं अस्पष्ट कर रहा हूं, मैं शायद अपनी बात साफ नहीं कर पा, लाउडनेस से एक खास तरह का कि दूरी कविता बना रही है 75 के बाद। राजेश जोशी, अरुण कमल और मंगलेश डबराल की कविता लाउडनेस से एक दूरी की कविता है और इसीलिए त्रिलोचन कविता के केंद्र में आ रहे हैं। नगई मेहरा का एक नया पाठ खुलता है, धुरई केवट का एक नया पाठ खुलता है। कविता में आख्यान, कविता में कहानी, कविता में कथानक के प्रयोग की नई शाखाएं खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, नए आयाम खुलते हैं और तब त्रिलोचन कविता के केंद्र में आ रहे हैं। त्रिलोचन हिंदी के एक ऐसे कवि हैं, प्रगतिशील कविता के एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने भाषा को उसके सबसे अधिक साधारण रूप में जाकर, सबसे अनलंकृत रूप में जाकर, अलंकारहीनता में जाकर इस्तेमाल किया है भाषा का। यह वैसा ही इस्तेमाल है जैसा परवर्ती निराला ने किया है, ठीक वैसा, जिसमें कुछ भी नहीं है, न गति, न अलंकार, न तेजी, न तुर्शी, न मुखरता, न राजनैतिकता, कुछ भी नहीं, एक सपाटता है जहां। लेकिन दूसरी तरफ त्रिलोचन एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता क्लासिकल ऊंचाइयों तक जाती है। मतलब कि एक ऐसा स्तर भी है त्रिलोचन की कविता में जिसे आप परंपरा की महानतम कविता के सम्मुख रख सकते हैं, बड़ी रचना के सम्मुख रख सकते हैं।
तब आप उसे कालिदास और भवभूति के सम्मुख, तुलसी और कबीर के सम्मुख, निराला और प्रसाद के सम्मुख रख सकते हैं। एक ऐसा स्तर भी कविता का आता है। और इसीलिए इस रेंज में जाकर कि एक तरफ बिल्कुल सपाट भाषा और दूसरी तरफ बेहद कलात्मक ऊंचाई, ये जो रेंज कवि बनाता है, मैं समझता हूं कि 20वीं शताब्दी में निराला के बाद हिंदी में इस रेंज का कोई कवि नहीं। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं उनकी, 3 पंक्तियों की कविता है। उनका एक संग्रह है अर्घान, जिसमें छोटी कविताएं हैं, 3 पंक्तियों की 4 त्रिलोचन ने बहुत अधिक काव्य प्रयोग किए हैं। त्रिलोचन का धरती संग्रह उस समय आया जब प्रयोगवाद का हल्ला होने वाला था। मैंने तार सप्तक प्रकाशित हो चुका था और प्रयोगवाद नाम 45 में डिस्कवर किया जा चुका था, और हिंदी आलोचना को में प्रगतिशीलता को और प्रगतिवाद को विस्थापित करने के लिए बकायदा एक आलोचना का आंदोलन खड़ा होने वाला था, प्रयोगवाद। लेकिन त्रिलोचन को कभी किसी ने प्रयोगवादी नहीं कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदी की प्रगतिशील कविता में यदि नागार्जुन के बाद किसी ने सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं, या नागार्जुन के बाद नहीं बल्कि कहूं नागार्जुन के साथ सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं कविता में, तो वो त्रिलोचन है। छंद को लेकर प्रगतिशील कविता में और यहां तक कि आलोचना में भी कला के सबसे सख्त लिटमस पेपर टेस्ट शमशेर है। माने शमशेर से बड़ा कलावंत प्रगतिशील कविता में कोई नहीं है। शमशेर ने जो कुछ भी लिखा है कवियों के बारे में, चाहे वो उर्दू कवियों के बारे में लिखा हो, चाहे हिंदी कवियों के बारे में लिखा हो, और जहां उन्होंने कला का मूल्यांकन किया है, वहां देखिए, चाहे वो मुक्तिबोध के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे नागार्जुन। आप देखिए नागार्जुन के बारे में जब वो लिखते हैं तो वो कहते हैं कि नागार्जुन की कविता में कुछ पत्रकारिता के गुण हैं जो मुझ में नहीं है। माने जनता को प्रभावित करने वाला जो तत्व है नागार्जुन की कविता में, उसे वो इस तरह संबोधित करते हैं, कला के प्रति बहुत सख्त है। लेकिन वही शमशेर 1960 का लिखा हुआ इनका एक निबंध है, एक पर्सनल एसे, जो कृति नाम की पत्रिका में छपा था, जिसमें वो कहते हैं, जिसमें वो त्रिलोचन की काव्य कला की और उनके शिल्प की जबरदस्त सराहना करते हैं, और कहते हैं कि 60 में वो कहते हैं कि कम से कम 150 कविताएं ऐसी हैं त्रिलोचन की जिन्हें दुनिया के किसी भी महान कवि की कला के सम्मुख रखा जा सकता है। तो एक बहुत बड़े कलावंत, सोनेट जैसा छंद जो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, और उसे हिंदी की बनत में शामिल करना और हिंदी की अपनी परंपरा में उसका एक रूप गढ़ना, तो एक तरफ सोनेट है, दूसरी तरफ त्रिलोचन का जो सबसे प्रिय फॉर्म है वो गीत का है। उनकी बहुत ही प्यारी और अच्छी कविताएं गीत में है। तुमने कुछ मुस्काकर यूं परिचय की एक गांठ लगा दी, ये कविता। या उनका एक गीत है जो बिल्कुल ठेठ लोकगीत की शैली में है, कोयलिया न बोली, मजर गए आम कोयलिया न बोली, ठीठ जो पुरबिया लोक धुन है, उस पर ये लिखा हुआ गीत है। तो आप देखिए कि एक तरफ बरवे है, दूसरी तरफ लोकगीतों की तर्ज पर लिखी हुई कविताएं हैं, और वो बहुत अच्छी कविताएं हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है कंटेंट की या फॉर्म की। तीसरी तरफ सोनेट है जो एक विदेशी छंद है, और जिसे हिंदी में उन्होंने अपनाया और हिंदी का अपना बनाकर उन्होंने रखा। ये वो जमाना था जब त्रिलोचन के सोनेट देखकर लगभग हर नया कवि सोनेट लिखने की कोशिश कर रहा था। नामवर सिंह जैसा आदमी भी सोनेट लिख रहा था। ये वो समय था जब सोनेट, त्रिलोचन की वजह से सोनेट हिंदी, त्रिलोचन और सोनेट हिंदी में लगभग पर्यायवाची हैं। इसलिए शमशेर ने अपनी एक कविता में कहा कि त्रिलोचन की काठी सोनेट की काठी है। जैसा सोनेट एक कठिन छंद है, ठीक वैसे ही त्रिलोचन की काव्य काया एक कठिन काव्य काया है। लेकिन जिसे मैं क्लासिकल ऊंचाई कह रहा हूं, जिसे मैं नगई मेहरा भुरई केवट चित्रा जाम्बोरकर जीवन का लघु प्रसंग और उनकी जो अत्यंत वर्णनात्मक कविताएं हैं, वर्णन की कला उनकी
सोनेट में भी है, गीत में भी है, और साधारण मुक्त छंद की कविता में भी है। हर जगह है वो वर्णनात्मकता। अभी यदि मौका रहा, टाइम रहा, तो मैं कुछ उसके बारे में भी, लेकिन उसके समानांतर एक कलात्मक ऊंचाई में 3 पंक्तियों की कविता पढ़ता हूं। हर जगह आपको मिलेगा, पीछे उषाएं हैं और आगे संध्याएं पंक्तिबद्ध। देखिए, दोनों ही बहुवचन में है। पीछे उषा जो है वो पीछे है, उषाएं पीछे हैं और बहुवचन में है। पीछे उषाएं हैं और आगे संध्याएं पंक्तिबद्ध। बीच में मैं, मेरा आकाश। पूरी की पूरी त्रिलोचन की काव्य यात्रा, जीवन यात्रा, जीवन संघर्ष, काव्य संघर्ष, और उसके साथ भारतीय जनता जिसके वो अभिन्न है, जिससे उनकी आत्मामय संलग्नता है, भीतरी संलग्नता, वो इतिहास ये 3 पंक्तियों में है। पीछे उषाएं हैं और आगे संध्याएं पंक्तिबद्ध, बीच में मैं मेरा आकाश। उनके गीतों में, उनके सोनेट में, उनकी मुक्त छंद की कविताओं में जगह जगह पर ये कलात्मक ऊंचाई मिलेगी। लेकिन छायावाद ने हिंदी को जो एक काव्य रूढ़ी दी, और वो काव्य रूढ़ी ये थी कि कविता में यदि कोई वस्तु, कोई प्रक्रिया, कोई व्यक्ति आता है, तो उस वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया को साधारण और उसके ठेठ भौतिक अर्थ में, सांसारिक अर्थ में देखने की बजाय, उसकी ठेठ भौतिक और सांसारिक आभा में देखने की बजाय, हम मुझे कुछ विशिष्ट प्रतीकात्मक देखना चाहते हैं। कविता पर प्रतीक व्यवहार का इतना अधिक वर्चस्व था प्रगतिशील कविता आंदोलन के शुरू होते वक्त, और आगे इधर छायावाद है और इधर नई कविता है। अज्ञेय की महान कविता अषाढ़ वीणा क्या है? क्या वो बिना प्रतीक के समझी जा सकती है? नदी के द्वीप, हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है, क्या यह बिना प्रतीक व्यापार के समझी जा सकती है? अज्ञेय का समूचा कार्य व्यापार नए कवियों के सभी बड़े मुक्तिबोध की कविताओं को अंधेरे में, भूल, गलती, क्या बिना प्रतीक व्यापार के, बिना प्रतीकों के समझा जा सकता है? तो ये जो ठेठ वस्तुओं को ठेठ वस्तु के रूप में देखना, व्यक्तियों को ठेठ व्यक्ति के रूप में देखना, उसकी सांसारिकता के साथ और उसकी समूची कमियों और सुंदरताओं के साथ, ये आदत हिंदी में पाठक को नहीं थी। और उसके बीच में एक कवि आता है जिसने लगभग अपने पूरे काव्य संसार में कहीं भी प्रतीक को कोई महत्व नहीं दिया। इसने किसी वस्तु को प्रतीक नहीं बनाया, किसी व्यक्ति को प्रतीक नहीं बनाया, उसे ठेठ व्यक्ति के रूप में। तो ये जो जीवन जगत से वास्तविक संलग्नता है, जहां आम के पेड़ से आप इसलिए नहीं प्यार करते कि वो इस चीज का प्रतीक है, बल्कि इसलिए प्यार करते हैं इसलिए क्योंकि वो आम का पेड़ है। हिरण सिर्फ हिरण है, कुछ और नहीं। हिरण की आंख सिर्फ हिरण की आंख है, कुछ और नहीं प्रतीक है उसका। ये जो कुर्सी है ठेठ कुर्सी है, इसलिए ये जीवन में है हमारे। ये जो अपनी संपूर्ण ठोस सांसारिक आभा के साथ जब वस्तुएं, व्यक्तियों और प्रक्रियाएं कविता में आते हैं, वो उसके साथ एक कलात्मक ऊंचाई हासिल करना, जहां बिंबवाद का, बिंब धर्मिता का, जो कविता के लिए अनिवार्य मान लिया गया है, जहां प्रतीक अनिवार्य मान लिए गए हैं कविता में, जहां एक रूपकत्व कविता के लिए अनिवार्य मान लिया गया है, ऐसी भाषा में, और माफ कीजिएगा मैं कहूंगा कि ये एक औपनिवेशिक हैंगओवर है, औपनिवेशिक दबाव के कारण हिंदी में ऐसा हो रहा है। वरना तुलसीदास के यहाँ, भक्त कवियों के यहाँ ऐसा नहीं है कि सभी चीजें प्रतीक में ही चलेंगी। चीजें ठेठ वस्तुओं के रूप में हैं और कहीं कहीं प्रतीक में भी हैं, रूपक में भी हैं, लेकिन ये ठेठ वस्तु निकाल दी जाएगी कविता से, ऐसा
दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही, दूसरे पंक्ति के संध्या सुंदरी। ये जो आदत हमारी हो गई थी, उससे इधर निकाल कर लाना। यदि त्रिलोचन ना होते, परवर्ती निराला ना होते, तो पवनकरण को पवनकरण होने में कठिनाई होती, क्योंकि कड़ी पर कविता लिखने में मुश्किल आती। इसलिए वो हमारी आदत बदलने में जिन कवियों ने जान लगा दी, मैं कहूं कि जीवन खपा दिया जिन्होंने, और उसके बाद वो काव्यात्मक ऊंचाई हासिल की, जो पढ़ते पढ़ते अचानक आपको रोक लेती है। इसलिए त्रिलोचन की काव्य काठी, कविता की काया, उनकी कविता की कोशिका वैसी नहीं है जैसे दूसरे उनके जमाने के दूसरी तरह के कवियों या उनके जमाने के प्रगतिशील कवियों की है। वो एक भिन्न कवि है। आप सोचें कि जीवन की इतनी छोटी छोटी चीजों से मोहब्बत है कवि को। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी चीज पर कोई कवि इतना मुग्ध हो सकता है। चित्रा जांबोरकर कविता है, और क्या कविता है। मैं तो 20 बार मैंने बचपन में उसको पढ़ा होगा, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और मुझे कभी भी उस समझ में नहीं आती थी। वही खाल नगाई मेहरा का था, वही भुरई केवट का, कि ये महत्वपूर्ण कविताएं क्यों हैं। ये केदारनाथ सिंह, ये सोमदत्त, ये फला फला लोग इतने मुग्ध क्यों हैं इस कविता पर। और तब मैंने देखा कि एक लड़की जो अपरिचित है और जिसकी उम्र कुल 4 वर्ष है, उस व्यक्ति से मोहल्ले में आए एक नए आदमी का जो पहला परिचय है, वो कैसे गांठ लगा देता है और कैसे बांध लेता है। ये जीवन, साधारण जीवन से, जो सबसे साधारण है, 4 साल की छोटी बच्ची की मुस्कान, जिस पर पूरी कविता है। और त्रिलोचन की कविता में लिखा है मलयज ने, बहुत महत्वपूर्ण लेख है मलयज का, स्थापना के किसी अंक में, जिसमें उन्होंने लिखा कि 20वीं शताब्दी में शायद कोई ऐसा हिंदी का कवि होगा जिसने इतनी अधिक सूक्तियां लिखी होंगी कविता के भीतर। आप जानते हैं कि भक्ति कविता की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उसकी सूक्तियां हैं, क्योंकि वो याद रह जाती हैं, वो जीवन जीने के लिए निर्देश करती हैं, वो मार्गदर्शन करती हैं। ये सूक्तियां हैं, और इन सूक्तियों में कवि का संपूर्ण फिलॉसफी, जीवन दर्शन होता है। और ये वो फिलॉसफी नहीं होती जो किसी फिलॉसफी सुसंबद्ध या सुसंगत फिलॉसफी से आती है, विचारधारा से आती है। ये जीवन जीते जीते आती है। मैं उसी कविता में कुछ पंक्तियां मैं कोट करता हूं चित्रा जांबोरकर कविता से। हंसी मिला जाती है हृदय को हृदय से, मिलाने के लिए हंसी सेतु है। अब ये छोटी सी बच्ची की हंसी किसी कवि के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्यों? ये सवाल है। एक सामाजिक मनोविज्ञान का सवाल है ये, कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ता हुआ एक कवि, प्रौढ़ हो चुका एक कवि, उसे छोटी बच्ची की छोटी सी हंसी और उसका हाथ यूं पकड़ लेना इतना अधिक क्यों मोहा जाता है कि कभी वो आता है और अपनी पत्नी से बताता है। इसके लिए आपको त्रिलोचन के पूरे जीवन का और उस पीढ़ी के लोग जो संघर्ष कर रहे थे, जिसके कारण वो कविता पैदा होती है। हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था। वो जो अभाव है, संघर्ष है, और अपने ही लोगों द्वारा जो बहिष्कृत कर दिए जाने का जो दंश है। आप जीवन भर कुछ न बोलें अपने लोगों के खिलाफ, और जीवन भर आपको वो परित्याग का दंश, उपेक्षा का दंश मिलता रहे, तब वो हंसी, उस हंसी की कीमत आप समझ सकते हैं जो छोटे बच्चे से मिलती है। उसी कविता में एक दूसरी सूक्ति है, आनंद से सदा आनंद होता है, यदि आदमी का मन बंधा नहीं खुला हो। आनंद से सदा आनंद होता है, यदि आदमी का मन बंधा नहीं खुला हो। अब बताइए कितनी साधारण बात है, आनंद से सदा आनंद होता है यदि आदमी का मन बंधा नहीं खुला हो। लेकिन उसके बाद एक पंक्ति है, 3-4 पंक्तियों बाद, बिना नाम दिए कोई
आनंद निराकार हो जाता है, इसलिए हर आनंद को एक नाम दो। इसीलिए ये एक कवि है जो अपनी काया में, कविता की काया में बहुत भीतरी स्तर पर फिलोसफिकल है, दार्शनिक है। जहां उसकी आप देखेंगे, मैं माफ कीजिएगा मुझे ये कहने के लिए, मैं बहुत अनन्य प्रशंसक हूं मुक्तिबोध और नागार्जुन का, लेकिन मुक्तिबोध की कविता उनके दर्शन के बगैर, मार्क्सवाद के बगैर चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी बड़ी कविता उनकी, नागार्जुन की कोई भी बड़ी कविता उस जमाने के का जो मार्क्सवादी राजनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें एक जमाने में ये आज़ादी झूठी है, सबसे प्रखर मार्क्सवादी मान्यता थी, उसके बगैर आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये कवि तो वहां से नहीं प्राप्त करता है दर्शन, ये कोई सुसंबद्ध सुसंगत राजनीतिक दल और की विचारधारा या दर्शन नहीं है, जीवन के सहज उत्साह से मिला हुआ है। इसीलिए ये आदमी, इस आदमी की काया और इसकी कविता की काया कठिन है, क्योंकि ये उस परंपरा से अपने आप को जोड़ता है जिसे मैं संतों की कविता कह सकता हूं। महत्वाकांक्षा से हीन कवि है। संतन सो कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। वो जो कवि है जिसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ठीक ऐसा ही कवि है त्रिलोचन जिसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए उसकी कविता में हमेशा एक बहुत स्वाभिमान से भरा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं त्रिलोचन की जिसमें त्रिलोचन के व्यक्तिगत जीवन, उसकी संघर्षशीलता का और उस व्यक्तिगत जीवन में मिले हुए दंशों का खुलासा होता है। बहुत विनम्रता से, कुछ व्यंग करते हुए भी, कुछ अपने ऊपर हंसते हुए भी, कुछ अपना मजाक उड़ाते हुए भी त्रिलोचन ने अपने जीवन की वानगी कहीं कहीं कह दी है, और जिसकी वानगी से उस जमाने के साधारण आदमी की जीवन की वानगी भी खुलती है, मिलती है। जो दुख भोग रहा है लेकिन जिसका सर झुका हुआ नहीं है। उनकी कविता में, उनके एक सोनेट में एक पंक्ति आती है, माफ करें, मुझे इस तरह बोलने की आदत नहीं है, मैं स्पॉन्टेनियस बोलते रहने वाला। उसका मतलब है दीनता देह से लिपटी है। अपने बारे में लिख रहे हैं त्रिलोचन, दीनता देह से लिपटी है, मन तो अधीन है। ये जो निस्संगता है, कि ये जो सब कुछ है तुम्हारा दिया हुआ, समाज का दिया हुआ, परिवार का दिया हुआ, व्यवस्था का दिया हुआ और प्रगतिशील आंदोलन का दिया हुआ, वो सब कुछ दीनता तो देह से लिपटी है, मन तो अधीन है। जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, क्योंकि कोई मंजिल, कोई घर नहीं है। तप तप कर ही भट्टी में सोना निखरा है। स्वाभिमान ज्योतिष्क लोचनों में उतरा था, वह मनुष्य था इतने पर भी नहीं मरा था। हंसकर गाकर और खेलकर पथ जीवन का। इस सोनेट है जिसकी आखिरी पंक्ति है, आभारी हूं मैं पथ के सब आघातों का, मिट्टी जिनसे वज्र हुई उन उत्पातों का। मिट्टी जिनसे वज्र हुई उन उत्पातों का। तो बहुत सारे ऐसे सोनेट हैं जहां त्रिलोचन ने अपनी इस अधीनता को, अपने स्वाभिमान को, एक सोनेट है जिसमें कहता है कि एक भिखारी आया है जो शाहों की भाषा में बोला करता है। एक सोनेट है कि वो घर के दरवाजे पर आता है पर वो भिखारी की तरह नहीं बोलता, वो शाह की तरह बोलता है कि ला मेरे हिस्से का दे, मैं तुझे तेरे हिस्से का देता हूं। उसमें कोट है वाक्य, संवाद उस भिखारी का, ला मेरे हिस्से का मुझे दे, मैं तुझे तेरे हिस्से का देता हूं। शाह, जो भिखारी जो शाहों की भाषा में बोला करता है। तो ये वो समाज है जो ऊपर से दीनता से लिपटा है लेकिन जिसका मन अधीन है।
ये वो नगई मेहरा है, इसीलिए ये वही भुरई केवट है और तमाम दूसरे लोग हैं। आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा। त्रिलोचन की कविता पढ़ते हुए एक दार्शनिक समस्या हमेशा मेरे सामने खड़ी होती है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि त्रिलोचन का बहुत बड़ा काव्य संसार ऐसा है जो सपाट, अनलंकृत बिंबों और रूपकों और प्रतीकों और तमाम तरह की कलात्मकता से हीन, इतना साधारण है कि उसे कविता कहने में भी संकोच होता है। और वो पूरी की पूरे काव्य संसार त्रिलोचन का, जो ये काव्य संसार है, ये सबसे ज्यादा बना है जिस चीज से उसे हमारे यहां आलोचना में एक जमाने में इतिवृत्त कहा गया। त्रिलोचन की कविता इतिवृत्त की कविता, ये वो इतिवृत्त है जिसे छायावाद के प्रसंग में छायावाद के आलोचकों ने अत्यधिक अवमानना भरी, लांछना भरी, अपमान की दृष्टि से देखा है। छायावाद का जब मूल्यांकन शुरू हुआ, जब नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, छायावादी कविता को तो कहा, द्विवेदी युगीन कविता को कहा कि वो इतिवृत्त की कविता थी, वो स्थूल वर्णनों की कविता थी, उसमें संध्या का वर्णन था तो उसमें धूल उड़ रही थी, ये हो रहा था, ये हो रहा था। एक तरह से हिंदी कविता की परंपरा जहां से शुरू हो रही थी द्विवेदी युग से, खड़ी बोली की परंपरा जहां से शुरू हो रही थी द्विवेदी युग से, आधुनिक परंपरा, उसकी पहली ही सीढ़ी में आई जो सबसे ताकतवर चीज थी इतिवृत्त, उसकी अवमानना हो रही थी। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जितनी दुनिया की कविता पढ़ी है, इतिवृत्त के बगैर कोई कविता आकार नहीं लेती। तुलसी का रामचरितमानस भी इतिवृत्त के बगैर खड़ा नहीं होता, वर्णन के बगैर, सहज ही चले जगत के स्वामी, इसके बगैर कैसे होगा? कथा कैसे कही जाएगी इतिवृत्त के बगैर? वर्णन और वस्तुओं को वस्तु की तरह देखने के बगैर कैसे होगा? इतिवृत्त के प्रति एक अवमानना भरा दृष्टिकोण हिंदी आलोचना का रहा। और त्रिलोचन की कविता का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह सपाट इतिवृत्तों से भरा हुआ है, जिसका मैंने नाम लिया। तो ये इतिवृत्त लांछित होगा तो त्रिलोचन महत्वपूर्ण कैसे होगा? ये तो तभी होगा जब इतिवृत्त को आप की महत्ता को स्थापित करेंगे, इतिवृत्त को महत्व देंगे। क्योंकि यह नहीं हो सकता कि दर्शन में आप कहें इतिवृत्त साधारण चीज है और बिंब और रूपक और ये वो काव्यमयता और ये सब इससे कविता बनती है, और वैसे आप कहते रहें कि त्रिलोचन महान कवि, ऐसा कैसे होगा? और त्रिलोचन इतिवृत्त का कवि है। त्रिलोचन की सबसे प्रसिद्ध कविता, जिस एक कविता से त्रिलोचन की पहचान है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, तो क्या है? उसमें चंपा कोई प्रतीक नहीं है, कोई रूपक खड़ा नहीं होता है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता से वो एक सपाट, सीधा, अनलंकृत इतिवृत्त है जो कविता में है। मैं कुछ हिस्से पढ़कर सुनाता हूं, जिन्होंने वो कविता ना पढ़ी हो, उम्मीद है कि सब ने पढ़ी हो। चंपा काले काले अक्षर नहीं, रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जब पांडुलिपि आई और अक्षर लिख दिया गया था तो त्रिलोचन ने प्रूफ पढ़ते हुए उसे सुधारा, आधा छ र लिखा, अक्षर, अक्षर नहीं, संस्कृत वाला अक्षर नहीं, अक्षर लिखा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अब इस पूरी कविता की भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। एक अनपढ़ लड़की कहती है कि इन काले काले अक्षरों से ये सब स्वर निकलते हैं क्या? यहां से शुरू होती है कविता। इतिवृत्त देखिए, इसीलिए त्रिलोचन की कविताएं कविता नहीं है, डायरी है। त्रिलोचन की कविताएं कविता नहीं है, वो
संस्मरण है। त्रिलोचन की कविताएं कविताएं नहीं है, रेखा चित्र हैं। अवतरिया कविता पढ़िए आप, एक स्त्री के बारे में कविता है। नगई मेहरा पढ़िए, बहुत सारी ऐसी कविताएं, वो कहीं डायरी है, कहीं संस्मरण है, कहीं रेखा चित्र है, कहीं व्यक्ति चित्र है, कहीं कुछ है। ये सब जैसा कि गद्य लिखा जा रहा है उस तरह चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है। अब बताइए, ये वाक्य हैं कविता के? आप छायावाद के ठीक कोख से निकली हुई ये कविता है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे। अरे जब आपने कह दिया ग्वाला है तो गाय भैंसे ही रखेगा ना। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ग्वाले भी होते हैं जो दूसरे ग्वालों के यहाँ काम करते हैं, इसलिए साफ फिर कह रहे हैं गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। पूरी एक सामाजिक व्याख्या आप कर सकते हैं, दलित आंदोलन और सब चीजें। चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। ये क्या है? इतिवृत्त ही तो है, ठेठ सपाट इतिवृत्त। चंपा कहती है, अब देखिए पूरा भारत जनपद, चंपा कहती है, जनपद कहता है तुम कागज ही खोदा करते हो दिन भर। ये क्या, यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हुई। मेरे कहने का अर्थ ये कि बिल्कुल साधारण इतिवृत्त की तरह ये कविता चलती है, लेकिन ये इतिवृत्त साधारण सपाट अनलंकृत मंथर गतिहीन इतिवृत्त कैसे कविता में बदलता है। सारी की सारी विष्णु खरे की काव्य कला इतिवृत्त के कविता में रूपांतरण की एक दार्शनिक समस्या है हिंदी के सामने। पवन करण की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, पवन जी की, जिसको इतिवृत्त की गुत्थी सुलझाए बगैर महत्वपूर्ण कविताएं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी पीढ़ी में तमाम लोग कहते हैं कि वो एक गूगल से लेकर बैठते हैं और जितने जितने डिटेल होते हैं तो पता चला एक कविता आयुर्वेद पे लिख दी, एक कविता होम्योपैथी पे लिख दी, एक एलोपैथी पे लिख दी, एक इस पे लिख दी, एक इस पे लिख दी, एक इस पे लिख दी। जो गूगल कह रहा है वही कविता कह रही है। डिबेट है 9वें और 10वें दशक के कवियों के बारे में, ये डिबेट है कि ये कविता कैसे बनाते हैं। बोधिसत्व ने एक पत्र लिखा था साक्षात्कार में, आज से 15-17 साल पहले, एक कवि के बारे में लिखते हुए, मैं कोट नहीं करना चाहता, वो वही समस्या थी कि इतिवृत्त को कविता, कहां से इतिवृत्त कविता में बदलना शुरू करता है। मैं आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं जहां से मैं कहना चाहता हूं कि ये कमाल कभी कभी होता है, लेकिन त्रिलोचन ठेठ भारतीय मास्टर है कविता का। उस पर कोई पश्चिम का निशान नहीं है, आधुनिकतावाद की कोई रेखा उसके कविता की काया पर नहीं है। वो जो कुछ है ठेठ भारत का है, और भारत का होकर वो आधुनिक है। इसलिए हिंदी के 2 बड़े आलोचकों ने त्रिलोचन की आधुनिकता के बारे में कहा है। केदारनाथ सिंह ने कहा है और मलयज ने कहा है कि ये कैसी आधुनिकता है, और उस पर डिबेट खड़ी करने की कोशिश की है। मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, ये आखिरी का पैराग्राफ कमाल का पैराग्राफ, और जो एक कलावंत की, देखिए कोई अतिरिक्त काम उसमें नहीं किया, ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे ऊपर हो रहा है, लेकिन मास्टरी है, सूक्ष्म जो कला है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। ऊपर वो कह चुकी है कागज ही गोदा करते हो दिन भर, और अब कह रही है तुम कितने झूठे हो। ऐसा लगता है कि जैसे अनपढ़ निरक्षर भारतीय जनपद समाज पढ़े लिखे लोगों पर एक टिप्पणी कर रहा है, तुम कितने झूठे हो। प्रेमचंद को पढ़िए,
उनके उनके पढ़े लिखे चरित्रों के बारे में जो उनके बयान हैं, शिक्षित लोगों के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, शिक्षित मध्यम वर्ग के बारे में प्रेमचंद का। और प्रेमचंद ने लिखा कि शिक्षा को हमें उदार बनाना चाहिए, शिक्षा हमें उदार नहीं बनाती, हमें काइयां बनाती है। इसलिए पूरा का पूरा वो क्रिटिसिज्म निर्मला से लेकर और गोदान तक शिक्षित लोगों का क्रिटिसिज्म, जिसको आगे बढ़ाया हिंदी में यशपाल ने। तुम कितने झूठे हो, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। ये वो निर्बल और स्त्री नहीं है, कह रही कि यदि मेरा ब्याह हुआ तो संग साथ रखूंगी, कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। यदि आपको याद है कि पूरा का पूरा 19वीं शताब्दी कलकत्ता कैसे बनता है, एक औपनिवेशिक शोषण की प्रक्रिया में कलकत्ता क्या है, कलकत्ता भोजपुरी और पूरबिया लोगों की मौत पर बना है, भयानक और महान माइग्रेशन से बना है। और कलकत्ता ही वो जगह है जहां से गिरमिटिया लोगों को नावों पर चढ़ा चढ़ाकर सूरीनाम, फिजी और गुयाना और दक्षिण अफ्रीका भेजा जाता था, और जो बच जाते थे वो कलकत्ते में रह जाते थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। वो कलकत्ता कहती है वज्र गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरे। वो पूरा का पूरा पूंजीवादी औपनिवेशिक शोषण वो नहीं जानती, वो पूंजीवाद नहीं जानती चंपा, वो उपनिवेशवाद नहीं जानती चंपा, लेकिन वो ये जानती है मानवीय भावना से निकला हुआ जो प्रतिरोध है। तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। ये जो आखिरी पंक्ति है, जो ठेठ वैसी ही तीव्रतात्मक है जैसे पहले की कविता है, लेकिन ये आखिरी पंक्ति है जो उसके अंदर जो आक्रोश है, जो प्रतिरोध है, जो गुस्सा है, जो बिल्कुल सात्विक है, अबोध है, मासूम है, वो पूरी की पूरी कविता को, उस पूरे के पूरे वर्णन को, उस पूरे के पूरे संसार को जैसे एक 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 ऐसी आग से भर देता है। कलकत्ते पर बजर गिरे, लोचन की यही पंक्ति यदि इतने ही चंपा की तरह होते आज के लोग और कहते कि इस दिल्ली पर बजर गिरे, तो ये जनपद सफल हो गया होता। धन्यवाद।